जब से इंसान अस्तित्व में आए हैं तब से एक ही सवाल हमारे दिमाग में है कि आखिर हमें बनाने वाले हैं कौन। जिन्हें हम भगवान मानते हैं, आखिर वो आए कहाँ से थे और कहाँ चले गए। कहानी की शुरुआत में हमें पृथ्वी दिखाई जाती है। ये वो समय होता है जब इंसान का अस्तित्व भी यहाँ पर नहीं था। इस समय में हम देखते हैं वाटरफॉल के पास एक एलियन शिप आता है, जिसमें से एक एलियन बाहर निकलता है जो अपने साथ कुछ लाया है, जो ब्लैक कलर का लिक्विड है। हम देखते हैं इस एलियन को छोड़ वो शिप यहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही ये एलियन इस ब्लैक कलर के लिक्विड को पी लेता है और इसके पीते ही इसका पूरा शरीर बिखरने लगता है। इस लिक्विड के कारण इसका पूरा डीएनए सड़ जाता है और फिर ये एलियन इसी वाटरफॉल में गिर जाता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, साल 2089। यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम एलिजाबेथ शो है। शो एक साइंटिस्ट और एक्सप्लोरर है और यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ आई है। ये दोनों स्कॉटलैंड के किसी पुरानी केव में होते हैं। इन्हें तलाश होती है कुछ एंशिएंट पेंटिंग्स की, जो इन्हें आगे मिल भी जाते हैं। ये दोनों थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये कोई आम ड्राइंग या फिर पेंटिंग नहीं है, बल्कि एक मैप है एक सोलर सिस्टम का, जहाँ से वो आए थे जिन्होंने इंसानों को बनाया है। यानी कि वो एलियंस जो कि कई हजार साल पहले पृथ्वी पर आए थे, जिनमें से एक पृथ्वी पर रह गया और फिर आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। ये फिल्म हमें बताती है कि उसी के डीएनए से इंसान अस्तित्व में आए। यही कारण है कि इंसान का शारीरिक ढांचा उन्हीं की तरह दिखता है। शायद उसके बाद भी वो कई बार पृथ्वी पर आए थे और इन पेंटिंग्स को बनवाया होगा, ताकि जब इंसान एडवांस सिविलाइजेशन बन जाए तो वो उन एलियंस को ढूंढ सके। इस पेंटिंग की डिस्कवरी के 5 साल बाद हमें स्पेस में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है। इसका नाम प्रोमेथियस है, जिसके अंदर एलिजाबेथ शो और चार्ली साथ ही कई सारे क्रू मेंबर्स होते हैं और ये सभी उसी ग्रह की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल सभी क्रायो स्टेट में हैं। क्रायो स्टेट मतलब स्लीपिंग चेम्बर्स, जिसके अंदर ये सोते हैं। सभी क्रू मेंबर्स तो सोए होते हैं सिवाय एक के, जिसका नाम डेविड है, क्योंकि डेविड एक एआई रोबोट है जिसे वेलेंट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। स्पेशली पीटर वेलेंट ने खुद इसे अपने लिए बनाया है। खैर कुछ महीनों बाद ये उस ग्रह के पास पहुंच जाते हैं, इसलिए डेविड सभी क्रू मेंबर्स को उठा देता है। यूं तो इस पूरे मिशन का इंचार्ज एलिजाबेथ शो और चार्ली को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर मेरेडिथ अपनी चलाती है, क्योंकि वो पीटर वेलेंट की बेटी है। मेरेडिथ सभी को इकट्ठा कर इन्हें पीटर वेलेंट की रिकॉर्डेड फुटेज दिखाती है, क्योंकि अब पीटर वेलेंट मर चुके हैं और ये रिकॉर्डिंग उन्होंने 2091 में किया था। इसमें वो बताते हैं कि कैसे वो सोचा करते थे कि हमें बनाने वाले आखिर कौन है और कैसे उन्हें ढूंढा जाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात शो एंड चार्ली से हुई। इनके दिमाग में भी यही सब चलता रहता था। इनकी रिसर्च देख पीटर ने इनके मिशन को फंड करने का फैसला किया। इसका रिजल्ट है कि आज ये पृथ्वी से दूर वहां पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें बनाने वाले रहते हैं। आगे शो सबको मिशन की जानकारी देती है और अपनी रिसर्च के बारे में भी बताती है कि कैसे चार्ली के साथ उसने हर सभ्यता के बारे में पढ़ा और एक चीज नोटिस की जो कि इन सभी सभ्यताओं में कॉमन थी, और वो कॉमन चीज है वो पेंटिंग्स, जिसमें वो लोग बताते हैं कि उनको बनाने वाले कहाँ से आए थे। चाहे वो इजिप्शियन हो, बेबीलोन हो या फिर माया हो, सब में एक ही ग्रह की तरफ इशारा किया गया है। स्कॉटलैंड में मिली ड्राइंग्स में भी सेम ही ग्रह था। सभी चित्रों में एक ही सोलर सिस्टम को दर्शाया गया था, जिसके पास हम आज पहुंच चुके हैं। शो की बातें सुन कुछ क्रू मेंबर्स हंसने लगते हैं। उनका कहना होता है सिर्फ कुछ चित्रों के मिलने से हम स्पेस में इतनी दूर चले आए हैं। वहीं मेरेडिथ शो को क्लियरली कहती है कि कुछ भी करने से पहले उसे उसकी परमिशन लेनी होगी। ये सुन शो खुश नहीं होती है, क्योंकि पीटर वेलेंट ने शो और चार्ली को इंचार्ज बनाया था। खैर सबको ब्रीफिंग करने के बाद ये सब इस ग्रह पर लैंड करने लगते हैं, जिस दौरान ये नोटिस करते हैं कि इस ग्रह पर किसी भी तरह की लाइफ फॉर्म का होने का सबूत इन्हें नहीं मिल रहा है। पर चार्ली की नजर इसी दौरान एक पहाड़ पर पड़ती है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ पिरामिड जैसा होता है, इसीलिए ये इस पहाड़ के आसपास लैंड करते हैं। लैंड करने के कुछ देर बाद ये उस पहाड़ जैसी चीज के अंदर जाते हैं। अंदर काफी बड़ी बड़ी गुफाएं होती है, इसलिए वो इसकी मैपिंग शुरू कर देते हैं, जिसका 3D व्यू हम प्रोमेथियस शिप में देख पाते हैं। चार्ली यहाँ पर एक चीज नोटिस करता है, इस जगह पर नमी है, इसका मतलब कि पानी भी होगा, और अगर पानी है तो फिर ऑक्सीजन होना आम बात है, और अगर ऑक्सीजन है तो इसका मतलब कि ये यहाँ पर सांस ले सकते हैं। अपनी थियरी टेस्ट करने के लिए वो अपना हेलमेट निकाल देता है एंड लकीली उसे कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब कि यहाँ सच में ऑक्सीजन मौजूद है, और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है इसका मतलब कि यहाँ पर कोई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा। इसी दौरान हम डेविड को देखते हैं। इसे कुछ बटन्स यहाँ पर मिलते हैं जिन्हें वो दबा देता है। उसके दबाते ही यहाँ पर होलोग्राम शुरू हो जाता है, जिसमें हम उन्हीं एलियंस को देख पाते हैं। हम देखते हैं वो किसी से डरकर भाग रहे हैं।
सभी होलोग्राम को फॉलो करने लगते हैं और करते हुए गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर एक एलियन की बॉडी होती है पर उसका सर नहीं होता। ये देख इनमें से 2 क्रू मेंबर्स डर जाते हैं और वो यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। उनके जाते ही डेविड यहाँ का गेट खोल देता है और खोलते ही उन्हें उस एलियन का कटा हुआ सिर मिल जाता है। इसके अलावा इस रूम में कई सारे कैप्सूल्स होते हैं जिन पर बर्फ जमी है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बाहर से काफी कम है। डेविड नोटिस करता है कि इनके अंदर आते ही यहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जिसके कारण कैप्सूल्स पर जमी बर्फ पिघल रही है। इन कैप्सूल्स में वही ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जिसे हमने पहले भी देखा था। यहाँ डेविड सबसे छुपकर एक कैप्सूल को अपने पास रख लेता है। वही शिप कैप्टन सबको एक इंफॉर्मेशन देता है कि एक तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा है और ये कोई नॉर्मल तूफान नहीं है, यानी कि रेतीला, बल्कि कंकड़ से भरा तूफान है जो कि इनके स्पेस सूट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वो सबको वापस शिप में बुला रहा है। कैप्टन के ऑर्डर पर सब लौटने लगते हैं। शो उस एलियन का कटा सर भी अपने साथ ले लेती है ताकि वो इस पर रिसर्च कर सके। अब सब तो शिप पर पहुंच जाते हैं, पर 2 लोग नहीं पहुंच पाते और ये 2 वही हैं जो कि सबसे पहले गए थे, यानी कि मिल्बर्न और फाइफील्ड। अब तूफान भी यहाँ पर पहुंच चुका है, इसलिए कोई बाहर इन्हें ढूंढने भी नहीं जा सकता। इसलिए कैप्टन इनसे कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने पर पता चलता है ये दोनों अभी भी उसी जगह पर है। कैप्टन इन्हें फिलहाल वहीं पर रुकने के लिए कहते हैं क्योंकि बाहर तूफान है। खैर इसके बाद हम शो को देखते हैं। वो एलियन के सिर पर कुछ टेस्ट वगैरह कर रही होती है, जिस दौरान इस एलियन का सर फट जाता है, पर उसे इस एलियन का डीएनए सैंपल्स मिल चुका है और जब वो इन सैंपल्स को ह्यूमन डीएनए से मैच करती है तो ये 100% मैच हो जाते हैं। पर शो को समझ नहीं आता कि आखिर किस चीज से ये डर रहे थे और क्या वजह थी कि ये सभी मारे गए। साइमल्टेनियसली हमें डेविड भी दिखाया जाता है और वो भी उस ब्लैक कलर के लिक्विड पर रिसर्च कर रहा होता है। डेविड जानता है कि ये ब्लैक कलर का लिक्विड किसी तरह के जीवन को उत्पन्न कर सकता है, इसलिए वो उसकी एक बूंद लेकर वाइन में मिला देता है और फिर उस वाइन को चार्ली को पिला देता है। वाइन पीने के बाद चार्ली शो के पास चला आता है। शो उसे वही डीएनए वाली रिपोर्ट्स दिखाती है। ये देख वो काफी खुश हो जाता है। चार्ली बताता है कि डीएनए की मदद से भी जीवों को बनाया जा सकता है। ऐसी वो कुछ बातें कर रहा होता है जिसे सुन शो थोड़ी इमोशनल हो जाती है और इसका कारण है कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, पर चार्ली उसे शांत करता है क्योंकि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ हमें कैप्टन दिखाए जाते हैं जिन्हें कुछ सिग्नल मिल रहे हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के उसी जगह पर जहाँ पर फाइफाइल और मिल्बर्न मौजूद है। वो इन दोनों को वार्न करते हैं। कैप्टन की बातें सुनिए थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन फिर इनके पास करने के लिए भी कुछ नहीं है, इसलिए ये दोनों इस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। जिस दौरान ये ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कई सारे एलियंस की डेड बॉडीज होती है। इसे कैप्टन भी देख रहे होते हैं। ये बॉडीज काफी बुरे हालात में होते हैं। खैर ये आगे बढ़ते हैं और पहुंच जाते हैं उसी कैप्सूल्स वाले रूम में, जहां पर इन्हें वही लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखता है जो कि सांप की तरह होता है। मिल्बर्न को ये काफी क्यूट लगता है, इसलिए वो उसके पास चला जाता है, पर फाइफाइल्ड उसे दूर रहने के लिए कहता है। मिल्बर्न नहीं मानता। तभी ये सांप जैसा जीव उसके हाथ को जकड़ लेता है और इतनी तेजी से जकड़ रहा होता है कि उसका हाथ टूटने ही वाला है। मिल्बर्न को तड़पता देख वो चाकू से उस सांप को काट देता है, जिसके कारण उस जीव के खून के छिट्टे फाइफील्ड के हेलमेट पर पड़ जाते हैं और ऐसा होते ही उसका पूरा हेलमेट पिघलने लगता है, जैसे कि किसी ने एसिड डाल दिया हो। इसके कारण फाइफील्ड की मौत हो जाती है। इसके बाद ये सांप मिल्बर्न के सूट में घुस उसके मुंह के जरिए उसके शरीर में चला जाता है, जिससे मिल्बर्न भी मारा जाता है। अब इनके ये सब होने से पहले ही कैप्टन से इनका कांटेक्ट टूट गया था, इसलिए बाकियों को पता भी नहीं कि ये दोनों मारे जा चुके हैं। अगला दिन हो जाता है, तूफान जा चुका है। हम चार्ली को देखते हैं। उसे महसूस होता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो आईने में खुद को देखता है, तभी उसे अपनी आंख में कुछ हिलता हुआ दिखता है। उसे लगता है कि शायद उसका ये वहम है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो उसे इग्नोर करता है। इस दौरान कैप्टन बताते हैं कि तूफान जा चुका है और फाइफील्ड और मिल्बर्न का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। दोनों को ढूंढने के लिए कैप्टन खुद इन सब के साथ जाते हैं, पर यहाँ पर डेविड मना कर देता है जाने से। वो कहता है कि वो रुक कर यहाँ से नजर रखेगा, पर ऐसा नहीं है। दरअसल इनके जाने के बाद वो खुद वहाँ पर पहुँच जाता है, पर सबसे अलग, और मेरेडिथ ये जानती है और वो कैमरे से उस पर नजर रखे हुए है। डेविड बाकियों से अलग ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर हजारों कैप्सूल्स मौजूद होते हैं। इन्हें देख ऐसा लगता है कि जैसे इन्हें कहीं पर ले जाने की तैयारी चल रही थी। खैर डेविड आगे बढ़ता है और वो एक चेम्बर में पहुंच जाता है, जहां पर इन एलियंस का हमें स्लीपिंग चेम्बर देखने को मिलता है।
साइमल्टेनियसली बाकी क्रू मेंबर्स दिखाए जाते हैं जिन्हें मिलबर्न फाइव की बॉडीज मिलती है। इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इनकी मौत हुई कैसे। तभी हम देखते हैं कि चार्ली की तबीयत अब ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसके कारण शो यहाँ से सबको चलने के लिए कहती है और ये सब मेरेडिथ शिप से देख रही होती है। चार्ली की तबीयत बिगड़ने का कारण हमें समझ आता है वो ब्लैक कलर का लिक्विड जो डेविड ने उसे वाइन में मिलाकर पिलाया था। खैर चार्ली की कंडीशन को देख सभी उसे प्रोमेथियस पर ले जाने लगते हैं। मीनवाइल डेविड हमें दिखाया जाता है, उसे उस जगह पर कुछ बटन्स दिखते हैं जिन्हें वो प्रेस कर देता है और ऐसा करते के साथ ही अगेन होलोग्राम शुरू हो जाता है, जिनमें अगेन हम उन्हीं एलियंस को देख पाते हैं। और उनको देख एक चीज समझ तो आता है कि ये जगह किसी स्पेसशिप की तरह है, क्योंकि यहाँ पर क्रायो स्लीपिंग चेम्बर्स हैं जिसका यूज स्पेस ट्रैवलिंग के दौरान किया जाता है। और होलोग्राम के जरिए इस जगह पर यूनिवर्स का 3D मैप ओपन हो जाता है जिसमें हम पृथ्वी को भी देख पाते हैं। पर होलोग्राम के बंद होते ही डेविड नोटिस करता है कि एक स्लीपिंग चेम्बर में एक एलियन सो रहा है और वो सांस ले रहा है, इसका मतलब कि वो जिंदा है। खैर वहीं हम मेरेडिथ को देखते हैं, वो एक फायर गन के साथ शिप के गेट पर खड़ी होती है और वो चार्ली को शिप के अंदर लाने से मना कर देती है। उसे डर है कि चार्ली को कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसके बारे में वो नहीं जानते, इसके कारण ये बीमारी दूसरों को भी लग सकती है। चार्ली भी ये बात समझता है और इतना तो उसे पता चल गया है कि वो अब बचेगा नहीं, इसीलिए वो जानबूझकर मेरेडिथ को उकसाता है ताकि वो उसे जला दे। और ऐसा ही होता है, मेरेडिथ उसे जला देती है। ये सब शो के सामने ही होता है और सदमा लगने के कारण वो अनकॉन्शियस हो जाती है। कॉन्शियस लौटने पर वो डेविड को अपने पास पाती है। डेविड बताता है कि शो प्रेग्नेंट है, वो भी 3 महीने से। ये सुन शो को यकीन नहीं होता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकती है, और अगर मान ले कि वो कोई चमत्कार हो भी जाए और वो प्रेग्नेंट हो भी गई है तो उसे तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं इंटीमेट हुए, तो आखिर वो 3 महीने से कैसे प्रेग्नेंट है। और 3 महीने से प्रेग्नेंट होने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले तो वो क्रायो स्लीप चेम्बर में सो रही थी। शो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो डेविड को कहती है कि कुछ भी करके इसे उसके शरीर से बाहर निकालो, क्योंकि अब उसकी तकलीफ और भी बढ़ती जा रही है। पर डेविड ऐसा नहीं करता है, वो तो झूठ बोल देता है, हमारे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं है ऐसी सर्जरी करने के लिए, जबकि इनके पास एक हाईटेक मशीन है। एक बात तो क्लियर है कि डेविड एक अच्छा रोबोट तो नहीं है और उसके मंसूबे तो कुछ और ही हैं। शो यहाँ से जाने की भी कोशिश करती है पर डेविड उसे जाने नहीं देता और वो उसे बेहोश कर देता है। जब वो होश में आती है तो कुछ लोग उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। शो इनसे लड़कर यहाँ से भाग जाती है, पर उसके पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, इसीलिए वो अपने पेट की सर्जरी करके उसके पेट में जो पल रहा है उसे बाहर निकाल लेती है। और ये जीव किसी ऑक्टोपस की तरह दिख रहा होता है। और दोस्तों अगर शो समय रहते इसे बाहर नहीं निकालती तो ये जीव उसका पेट चीर कर बाहर खुद ही आ जाता। खैर हम देखते हैं कि ये जीव जिंदा है, इसलिए शो यहाँ से भाग जाती है और इसे इसी रूम में बंद कर देती है। दूसरी तरफ हम फाइफील्ड को देखते हैं जो न जाने कैसे जिंदा होकर वापस प्रोमेथियस पर आ चुका है, लेकिन अब वो किसी ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट कर रहा होता है। यहाँ पर वो सभी को मारने की भी कोशिश करता है, इसीलिए मजबूरन उसे मारना पड़ता है। वहीं हम शो को देखते हैं, वो पूरी तरह खून में लथपथ होती है। हालांकि उसे कोई चोट नहीं लगी है, बस सर्जरी के कारण जो खून निकला था वही उसके शरीर पर लगा हुआ है। हम देखते हैं वो किसी डेक में पहुंच जाती है जहाँ पर डेविड है और वेलेंट कंपनी का ओनर खुद पीटर वेलेंट भी है। जी हाँ दोस्तों, ये बंदा अभी भी जिंदा है। यही कारण है कि डेविड अलग काम कर रहा था, क्योंकि ये सब उसे पीटर करने को कह रहा था। पीटर को देख शो भी चौंक जाती है। पीटर ने इस रिसर्च पर पैसा इसलिए लगाया ताकि वो अपने क्रिएटर से मिल सके और खुद को मरने से बचा सके, क्योंकि अब उसकी मृत्यु आ चुकी है। पर शो कहती है कि सारे एलियंस तो मर चुके हैं, तो आखिर तुम मिलोगे किससे। पर डेविड बताता है कि एक एलियन अभी भी जिंदा है और हम सब उसी से मिलने जा रहे हैं। ये सुन शो भी इनके साथ जाने का फैसला करती है, आखिर उसे भी तो उन एलियन से मिलना है। अब शिप में सिर्फ कैप्टन और 2 पायलट साथ ही मेरेडिथ रुकते हैं। जाने से पहले कैप्टन शो से बात करते हैं। कैप्टन बताते हैं कि उन्हें सब समझ आ गया है कि ये ग्रह उन एलियंस का घर नहीं है, बल्कि कोई लैब है जहां ये बायोलॉजिकल वेपन्स बनाते हैं और उन कैप्सूल्स के अंदर वही हथियार भरे हुए हैं, यानी कि वो ब्लैक लिक्विड। एक अनजान ग्रह पर ये सब बनाना उनकी होशियारी थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये हथियार मास डिस्ट्रक्शन के लिए बनाए गए हैं, यानी कि ये पूरे प्लेनेट की आबादी खत्म कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसे एक अनजान ग्रह पर बनाया, ना कि अपने होम प्लेनेट पर। लेकिन किसी गलती की वजह से ये लिक्विड यहाँ पर फैल गया, जिसका नतीजा है कि ये सभी मारे गए। शो बताती है कि सारे मारे गए हैं सिवाय एक के, और यहाँ पर सभी उन्हीं से मिलने जा रहे हैं।
कैप्टन कहते हैं कि जो करना है करो, पर उनमें से एक भी जीव या फिर उस कैप्सूल के साथ वो पृथ्वी पर नहीं लौटेगा। शो भी समझ चुकी है कि ये चीज कितनी खतरनाक है, इसीलिए वो कैप्टन को कहती है कि जो अच्छा लगे वही करना। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। शो देखती है कि यहाँ पर तो कई हजार कैप्सूल्स हैं, उससे भी ज्यादा जितने उस रूम में थे, और ये सब खुद कैप्टन भी देख रहे होते हैं कैमरे के जरिए। जिस तरह से इन्हें रखा गया है ऐसा लगता है कि इन्हें कहीं पर ले जाने की तैयारी चल रही थी। उनको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो मैपिंग किए गए मैप का 3D व्यू देखते हैं और थोड़ा फिल्टर का यूज करके वो पता लगाते हैं कि शो और बाकी सब जहाँ पर मौजूद है वो कोई गुफा नहीं है, असल में वो एक स्पेसशिप है। वहीं हम डेविड को देखते हैं जिसे मालूम है कि ये जगह कोई पहाड़ या फिर कोई चीज नहीं बल्कि एक स्पेसशिप है, और ये बात वो इन सभी को बता भी देता है। वो बताता है कि ये एलियंस इन कैप्सूल्स को लेकर कहीं पर जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये घटना घट गई, जिसके कारण ये सभी मारे गए। शो पूछती है कि आखिर ये कहाँ पर जा रहे थे, तो डेविड बताता है कि ये पृथ्वी पर जा रहे थे, वो भी इंसानियत को मिटाने, क्योंकि कभी कभार नई रचना करने के लिए पुरानी को मिटाना पड़ता है। डेविड की बातें सुन शो के मन में कई सवाल आने लगते हैं, जैसे कि आखिर ये इंसानों को क्यों मारना चाहते थे, क्योंकि बनाया भी तो इन्होंने ही था। खैर डेविड बिना देरी किए उस एलियन को उठा देता है। उसके उठते ही डेविड इनकी भाषा में कुछ बात करने की कोशिश करता है, जो हमें तो समझ नहीं आता। खैर जो भी हो, ये एलियन इन पर अटैक कर देता है। डेविड का तो वो सर ही अलग कर देता है और वो बाकी क्रू मेंबर्स पे भी हमला कर देता है। इस अटैक में पीटर वेलेंड मारा जाता है, सिवाय शो के, क्योंकि शो यहाँ से बचकर भाग जाती है। पीटर वेलेंड के मरते ही मेरेडिथ कैप्टन को ऑर्डर देती है यहाँ से निकलने के लिए। कैप्टन भी रेडी हो जाते हैं यहाँ से निकलने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारे मारे जा चुके हैं। वहीं वो एलियन भी पृथ्वी पर जाने की तैयारी शुरू कर देता है, इसलिए शो कैप्टन से कांटेक्ट करती है। वो बताती है कि एलियंस उन कैप्सूल के साथ पृथ्वी पर जा रहे हैं, और अगर ये वहां पर पहुंच गया तो घर लौटने के लिए कोई घर बचेगा ही नहीं। कैप्टन शो की बात समझ जाते हैं और वो मेरेडिथ के लिए एक लाइफ बोट अलग कर देते हैं, जिसके बाद वो बिना देरी किए प्रोमेथियस की टक्कर उस एलियन शिप से करवा देते हैं, जिसमें 2 पायलट और कैप्टन मारे जाते हैं। मेरेडिथ समय रहते ही बाहर निकल गई थी, इसलिए वो बच जाती है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि ये एलियन के शिप जब जमीन पर गिरता है तो उसके नीचे दबकर मेरेडिथ भी मारी जाती है। अब सिर्फ शो ही जिंदा बची होती है। शो उस लाइफ बोट में चली जाती है, पर दोस्तों इस लाइफ बोट में वही मशीन वाला रूम है जिसमें उसने अपनी सर्जरी करी थी, और वो देखती है कि वो जीव अभी भी जिंदा है और काफी बड़ा हो चुका है। खैर इसी दौरान डेविड उसे कांटेक्ट करता है और वो बताता है कि वो एलियन उसी की तरफ आ रहा है उसे मारने के लिए। अब शो उससे पहले कि यहाँ से भागती वो एलियन यहाँ पर पहुंच जाता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। इसीलिए बचने के लिए शो उस रूम का दरवाजा खोल देती है जिसमें वो एलियन यानी कि वो जीव है, और ऐसा होते ही वो जीव इस एलियन को पकड़ लेता है और मौका देख शो यहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं ये एलियन अपने टेंटिकल उस एलियन के मुंह में डाल देता है, और इसे देख आपको फेस हगर्स की याद आई होगी, जिसे हमने कई एलियन मूवीज में देखा है। असल में दोस्तों ये फेस हगर का फर्स्ट स्टेज होता है, यानी कि ओरिजिनली फेस हगर्स ऐसे ही दिखते थे जो कि इन एलियंस ने बनाए थे, पर आगे जाके इनका साइज छोटा हो जाएगा जैसा कि हमने बाकी फिल्मों में देखा है। और ये कौन करता है ये जानने के लिए तो आपको अगला पार्ट देखना होगा, यानी कि एलियन कोवेनेंट। खैर हम आते हैं इस कहानी पर। इस एलियन की तो मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम शो को देखते हैं जो कि काफी दुखी है। तभी डेविड उसे फिर कांटेक्ट करता है और वो उससे हेल्प मांगता है, पर शो का कोई इरादा नहीं होता उसकी हेल्प करने का, जो भी उसने उसके साथ किया। पर डेविड बताता है कि हम इस जगह से निकल सकते हैं क्योंकि यहाँ और भी एलियन शिप्स मौजूद है और वो उन्हें चला सकता है। ये सुन शो डेविड के पास जाती है और कहती है मैं मदद करूंगी अगर तुम मुझे वहां ले चलो जहां से ये एलियंस आए हैं, यानी कि इनके होम प्लेनेट पर, क्योंकि वो उनसे पूछना चाहती है कि आखिर इंसानों ने ऐसी क्या गलती कर दी कि वो उन्हें मारना चाहते थे। डेविड इसके लिए हाँ कर देता है, पर उसे समझ नहीं आता कि शो आखिर ये जानकर क्या करेगी। शो जवाब देती है कि पहले उन्होंने हमें बनाया और फिर मारने का प्लान भी बनाया। आखिर वो क्या वजह है कि इनका माइंड अचानक ही चेंज हो गया, बस यही चीज शो को जानना है। खैर डेविड के बॉडी पार्ट को लेकर वो यहाँ से निकल जाती है और आगे हम देखते हैं कि एक एलियन शिप यहाँ से टेक ऑफ करता है जिसके अंदर डेफिनेटली यही दोनों होंगे। कहानी के आखिर में हम उसी मरे हुए एलियन को देखते हैं जिसके अंदर से एक नियोमॉर्फ बाहर निकलता है। अब जो लोग एलियन सीरीज के बारे में अवेयर हैं उन्हें लग रहा होगा कि नियोमॉर्फ क्या होता है। मेन एलियन तो जेनोमॉर्फ था। इस फिल्म के फेस हगर की तरह स्टार्टिंग में भी जेनोमॉर्फ पहले ऐसे ही नियोमॉर्फ हुआ करते थे, बाद में ये म्यूटेट हो जाएंगे जिसे एलियन कोवेनेंट मूवी में दिखाया जाएगा। वैसे तो ये वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, लेकिन फिर भी अगर मुझे और डिटेल में इसे एक्सप्लेन करना होगा
तो मैं उस पर फिर से एक वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। फिर दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो ये थी स्टोरी प्रोमीथियस मूवी की, जिसमें हमने ह्यूमन, फेसहगर और जेनामॉर्फ का ओरिजिन देखा। स्टोरी वाइज ये फिल्म एलियन फ्रेंचाइजी की फर्स्ट फिल्म है और रिलीज वाइज 5th फिल्म है। खैर बात करें इन एलियंस की तो मुझे लगता है कि इन्होंने इंसानों की उत्पत्ति इसलिए किया ताकि उन पर ये अपने हथियारों का परीक्षण कर सके, या फिर कई हजार साल पहले जब ये पृथ्वी पर आए थे तो शायद उस टाइम भी ये कोई परीक्षण करने ही यहाँ पर आए थे अपने घर से दूर। वो देखना चाहते होंगे कि इस लिक्विड का असर क्या होता है। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि इससे तो एक नई सभ्यता ही जन्म ले लेगी, या फिर कहे नई स्पीशीज। इसीलिए उन्होंने और इस पर काम किया और फाइनली एक खतरनाक जैविक हथियार बना लिया। शायद उसकी टेस्टिंग इन्होंने अपने ही प्लेनेट पर यानी कि वहां पर किया जहां पर प्रोमेथियस गया था, और फिर आगे क्या हुआ आप जानते ही हो। खैर ये तो मुझे लगता है, आप अपनी भी स्टोरी कमेंट करके बता सकते हो।